नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स के बारे में, जो कि एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं। तो उसके अंदर एक अल्काइलेटिंग एजेंट्स भी आते हैं, तो जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ओनली एंड ओनली मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट्स के बारे में। क्लासिफिकेशन के लिए हम अपनी अलग वीडियो डाली हुई हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स के मैकेनिज़्म के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट का नाम क्या स्पेसिफाई कर रहा है। तो अल्काइलेटिंग जो एजेंट्स होते हैं वो नाम से स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है अल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करने के लिए या डोनेट करने के लिए कैपेबल हैं। बहुत इजीली अल्काइल ग्रुप को ये डोनेट कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी दूसरे के साथ। ठीक है, सबसे पहले नेम से हम स्पेसिफाई करेंगे। दूसरा, ये क्या करते हैं, जब ये इनकी रिएक्शंस होती हैं तो इनका जो इंटरमीडिएट्स होते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं कार्बोनियम आयन। तो ये कार्बोनियम आयन जो प्रोड्यूस करेंगे वो हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव होते हैं मीन्स रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा फास्टली रिएक्टिवली कॉज करती है। और उसके बाद ये क्या करेंगे, कार्बोनियम आयन जब प्रोड्यूस हो जाएगा उसके बाद अल्काइल ग्रुप जो है वो या तो डोनेट करेगा या सब्स्टिट्यूट करेगा। तो डोनेट मीन्स टोटली उसके साथ ऐड हो जाता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब आपको मालूम ही होगा, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि एक को हटा के दूसरे को पोजीशन ले लेता है और वहाँ पे वो बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। ये मेन चीज़ हमने देखनी है कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है कोवैलेंट बॉन्ड एज़ कम्पेयर टू अदर बॉन्ड्स। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, तो जिसकी वजह से उसको ब्रेक करना बहुत ही टिपिकल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। और किसके साथ बनाता है वो कोवैलेंट बॉन्ड? विद सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मीन्स जो सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो सेल को ग्रो करने के लिए, डिवाइड होने के लिए, न्यू सेल्स बनने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके साथ ये बनाएगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दैट इज़ कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे? विद द हेल्प ऑफ अल्काइल ग्रुप के साथ। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इतना ही समझना है कि अल्काइल ग्रुप जो होगा वो ऐड होगा या सब्स्टिट्यूट होगा, और वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? दैट इज़ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ? वो सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ, जो कि सेल को डिवाइड करने के लिए, न्यू सेल्स आगे बनने के लिए हेल्पफुल होता है। उस सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ वो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। अब होगा क्या उससे? उस कोवैलेंट बॉन्ड बनने के बाद उस सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स का यूज़ नहीं हो पाएगा किसमें? न्यू सेल्स के अंदर बनने के लिए। अब आप पूछोगे न्यू सेल्स जो होंगे वो कौन से, किसके लिए यूज़ नहीं होंगे? तो सेल कौन से होते हैं? देखो, हम एंटी कैंसर की बात कर रहे हैं तो उसमें एक तो एंटी कैंसर सेल होना चाहिए। ठीक है, एक एंटी कैंसर सेल होगा, जैसे कोई स्पेसिफाई, एक होगा नॉर्मल सेल होगा हमारे पास। ठीक है, तो सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होंगे वो इसके लिए भी चाहिए होंगे और इसके लिए भी चाहिए होंगे, नॉर्मल सेल के लिए भी और कैंसर सेल के लिए भी चाहिए होगा। ठीक है, इतना हमें पता है। अब ये सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट जब ये बॉन्ड बना देगा तो इसको भी नहीं मिल रहा, नॉर्मल सेल को भी, और कैंसर सेल को भी नहीं मिल रहा सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट, मीन्स दोनों सेल जो है डिवाइड होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बट हमें कैंसर सेल में अगर वो हेल्पफुल नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, इट मीन्स हमारे लिए बेनिफिट्स है। यही हमारा मेन रीज़न था इसको लेने का, कि कैंसर सेल डिवाइड ना हो, न्यू फॉर्मेशन ना हो, इसलिए इसके लिए तो बेनिफिट है। बट हमारे नॉर्मल सेल को भी ये अफेक्ट करेगा, इसलिए ये हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिसको हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक। मीन्स हमारे जो सेल के लिए टॉक्सिक बन गया, दैट इज़ साइटोटॉक्सिक। नॉर्मल सेल को भी ये अफेक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक होता है। ये जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं सेल के। नॉन स्पेसिफिक का मतलब हो गया कि इनको ये नहीं पता कि कौन सा कैंसर सेल के साथ रिएक्ट करना है या नॉर्मल सेल के साथ रिएक्ट करना है। इनको तो जो भी दिखेगा सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ रिएक्ट करना है बस। उसके बाद इनको मतलब नहीं है नॉर्मल सेल है या कैंसर, एंटी कैंसर सेल है या कैंसर सेल है। ठीक है, ये दोनों को इफेक्ट कर देंगे, इसलिए नॉन स्पेसिफिक होते हैं। ये सबसे मेन पॉइंट है। और दूसरा, इन्होंने इनके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया, जिसकी वजह से हमारे कैंसर सेल और नॉर्मल सेल को इफ़ेक्ट कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं इसके अंदर ये क्यों
ये क्या करेंगे, ये हमारे सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल सब्सटेंस को रिएक्ट करेंगे, जिसके अंदर सल्फोहाइड्रल ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, अमीडाजोल। ये सारे जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, इनके साथ में हमारा अल्काइलेटिंग एजेंट अल्काइल ग्रुप को रिएक्ट करा देगा, ऐड कर देगा और इनको सब्स्टिट्यूट कर देगा, इनको हटा देगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो है आगे मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होनी थी नॉर्मल सेल की भी और कैंसर सेल की भी, दोनों को इफ़ेक्ट कर दे मेटाबॉलिक रिएक्शन को, जिसके लिए हमारा कैंसर सेल के लिए तो अच्छी बात थी बट नॉर्मल के लिए प्रॉब्लम होगी, तो जिसकी वजह से ये साइटोटॉक्सिक कोज करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी कि न्यूक्लियोफाइल सब्सटेंस को ये अफेक्ट कर रहा है, सल्फोहाइड्रल ग्रुप को जो कि इसके अंदर आते हैं, न्यूक्लियोफाइल के अंदर हाइड्रोक्सिल अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, इनको सब रिप्लेस करके अल्काइल ग्रुप लगेगा जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन को इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, इसके अलावा ये इंजाइम्स और आरएनए के ऊपर भी इफ़ेक्ट करते हैं। कौन? अल्काइलेटिंग एजेंट्स। और इंजाइम्स और आरएनए का क्या रोल होता है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है, सेल की डिवीज़न के लिए। तो ये सेल की डिवीज़न और प्रोटीन सिंथेसिस जब नहीं होगी तो सेल आगे ग्रोथ नहीं करेगा, बट ये नॉर्मल सेल और कैंसर सेल दोनों के लिए है, इसलिए फिर वो हमारे लिए साइटोटॉक्सिक कॉज करेगा। थर्ड आ जाता है इंटरस्ट्रैंड क्रॉस लिंकिंग इन डीएनए। डीएनए जो होता है हमारा, उसके अंदर बीच में ये घुस जाएगा या उसका कुछ पर्टिकुलर पार्ट जो है वो ब्रेक करेगा, जिसकी वजह से डीएनए को ब्रेक कर देता है। और वो भी डीएनए जब ब्रेक हो गया तो ऑब्वियस सी बात है सेल की स्ट्रक्चर चेंज हो गई। सेल की स्ट्रक्चर चेंज होने से सेल की फॉर्मेशन या प्रॉपर उसकी डिवीज़न नहीं होगी, तो सेल की ग्रोथ नहीं रुक जाती है या ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती। तो कैंसर सेल के लिए तो ठीक था बट नॉर्मल सेल के लिए साइटोटॉक्सिक कॉज करेगा। ठीक है, तो ये मेन हमारा था बेसिक मैकेनिज़्म अल्काइलेटिंग एजेंट्स का, जिसके अंदर मेन हमारा पहले कार्बोनियम आयन प्रोड्यूस होता है जो कि हाईली रिएक्टिव होता है। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड बनता है सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ, जो कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल दोनों में यूज़फुल होते हैं सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रोथ करने के लिए, बट ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, इसीलिए इनको दोनों को ही इफ़ेक्ट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल सब्सटेंस को भी ये इफ़ेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से साइटोटॉक्सिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं कार्बोक्सिल, सल्फोहाइड्रिल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, इनको रिप्लेस करता है अल्काइल ग्रुप के साथ, जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए यूज़फुल थे। इसके अलावा इंजाइम्स और आरएनए के साथ भी इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि इंजाइम्स आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, सेल डिवीज़न के लिए चाहिए होते हैं। और इसके अलावा जो डीएनए होता है उसको भी ब्रेक करता है, क्रॉस लिंकिंग करता है, जिसकी वजह से सेल की डिवीज़न नहीं होती है, न्यू सेल नहीं बनता। तो वो इसके अलावा इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हमने कि दीज कंपाउंड्स प्रोड्यूस हाईली रिएक्टिव कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट विच ट्रांसफर अल्काइल ग्रुप टू सेलुलर माइक्रोमोलिक्यूल बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड। और जो 7th पोजीशन होती है जो ग्वानिन की इन डीएनए, वो ससेप्टिबल होती है, मींस बहुत इजीली रिप्लेस हो जाती है इनके द्वारा। ठीक है, इसके अलावा कार्बोक्सिल, हाइड्रोक्सिल, अमीनो ग्रुप जो होते हैं अलग अलग, इनको भी वो रिएक्ट कर देता है अल्काइलेटिंग एजेंट। और अल्काइलेशन की वजह से क्रॉस लिंकिंग, एबनॉर्मल बेस पेयरिंग या डीएनए स्ट्रैंड का जो है वो चेंज कर देता है पर्टिकुलर, जैसे ये डीएनए है उसका एक पर्टिकुलर चेंज कर देगा, तो डीएनए की स्ट्रक्चर चेंज होने से डीएनए को ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोटीन सिंथेसिस है या उसकी क्रॉस लिंकिंग है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सेल की ग्रोथ या डिवीज़न नहीं होने देता, जिसकी वजह से हमारे नॉर्मल सेल में प्रॉब्लम आती है और बट कैंसर सेल के लिए तो यूज़फुल रहता है। और इसके अलावा वो साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस करते हैं। मेन पॉइंट है कि ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, दैट इज़ एक्ट ऑन डिवाइडिंग एज वेल एज रेस्टिंग सेल के दोनों के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, डिवाइडिंग एज वेल एज रेस्टिंग सेल के लिए, मीन्स नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के लिए ये हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट्स। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।